Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about a new topic that is post-structuralism or deconstructionism, that is a part of literary theory. Before starting with this lecture, I want to say you that I have made full lecture series on structuralism that you can visit on my channel's playlist. So now I am starting with a new topic that is post structuralism और deconstructionism. So ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ये स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स के जो है व्यूज़ को अपोज करते हैं. सो दे अपोज व्यूज़ ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट. इट केम ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये इट केम अराउंड 1950s एंड 1960s. ये जो मूवमेंट है ये 1950s से लेकर 1960s के बीच में आई. दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन फ्रांस. ये जो मूवमेंट है ये फ्रांस से स्टार्ट हुई थी एंड धीरे धीरे ये एंटायर यूरोप में स्प्रेड हो गई थी. रोलैंड बार्थ्स वॉज अ स्ट्रक्चरलिस्ट. रोलैंड बार्थ्स पहले स्ट्रक्चरलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट करके ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए. Roland Barthes was structuralist and later in his life he rejected structuralism and become post-structuralist. सो जो ये मैंने पिछले लेक्चर में जो है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया था, जिसमें पार्ट नंबर 7 में मैंने रोलैंड बार्थ्स का बताते हुए डेथ ऑफ द ऑथर के बारे में बात की थी. तो जो डेथ ऑफ द ऑथर है ये ऐसे लिखा गया है, रोलैंड बार्थ्स ने ये ऐसे लिखा है जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट है. देन आई एम हेडिंग ऑन टू कॉन्सेप्ट्स या फिर बिलीव्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव करते थे वो था कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. देयर इज़ नो स्ट्रक्चर. दे से दैट देर इज़ नो स्ट्रक्चर, कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. ये जो है स्ट्रक्चरलिस्ट के आइडियाज़ को अपोज करते थे. स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे कि हर एक टेक्स्ट का जो है फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उनके बेसिस पे जो है कॉमन थीम्स वगैरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. बट जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे ये बिलीव करते थे कि ऐसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर ही नहीं होता. दे सेड दैट मीनिंग इज़ नो वेयर लोकेटेड, कि मीनिंग कहीं पे भी लोकेटेड नहीं है. वी कैन नॉट एक्चुअली फाइंड द मीनिंग. हम मीनिंग को, एक सही मीनिंग को तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते. पीपल कैन नॉट कम्युनिकेट एग्जैक्टली, कि जो लोग हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना उस वे में कम्युनिकेट कर सकते जो वो कहना चाहते हैं. People cannot communicate exactly what they want to communicate. They are not able to create same image of dog. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डॉग का, तो अगर डॉग का कॉन्सेप्ट वो मेरे माइंड में कुछ अलग आएगा और आप लोगों के माइंड में कुछ अलग आएगा. डॉग का कॉन्सेप्ट जो है, मतलब मैं सोचूंगी कि जो डॉग है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे माइंड में जो चल रहा है छोटा सा डॉग है जिसके 4 पैर है. फिर आप सोचोगे कि डॉग बहुत बड़ा होता है, 4 लेग्स होते हैं. डॉग का कलर मेरे माइंड में, जैसे डॉग का कलर आया ब्लैक, फिर आपके माइंड में आएगा डॉग का कलर वाइट होता है. तो इस तरह वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बताते हैं दे आर नॉट एबल टू क्रिएट सेम इमेज ऑफ डॉग इन योर माइंड. जो हमारे माइंड में जो डॉग की इमेज, जो मेरे माइंड में जो डॉग की इमेज चल रही है, क्या पता वो किसी और के माइंड में कुछ और हो. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट यही कहते हैं देयर आर नो स्ट्रक्चर्स, कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है किसी भी चीज़ का. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट कम्युनिकेट, और फिर उसी की वजह से आप लोग ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और आप उस तरह से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. सो स्ट्रक्चरलिस्ट क्लेम्स दैट मीनिंग डज नॉट लाई इन इंडिविजुअल यूनिट. और स्ट्रक्चरलिस्ट का ये कहना है कि एक सिंगल यूनिट में कभी भी हम लोग मीनिंग को फाइंड आउट नहीं कर सकते. अगर हमें मीनिंग को फाइंड करना है तो हमें एक दूसरे के साथ पहले उसका रिलेशन जानना पड़ेगा, तभी हम उसके मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं. स्ट्रक्चरलिस्ट क्लेम्स दैट मीनिंग डज नॉट लाई इन इंडिविजुअल यूनिट, एक्चुअली इट लाइज इन द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स.
देन वी अंडरस्टैंड इंडिविजुअल थिंग व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग एज अ पार्ट, कि हम एक सिंगल इंडिविजुअल थिंग को तब कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब हम लोग उसके जो है पूरे पार्ट को स्टडी करेंगे तभी हम एक इंडिविजुअल थिंग को समझ पाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का जो अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, तभी हम उसको पूरे टेक्स्ट को समझ पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग टेक्स्ट में मतलब क्या बोला गया है वो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। स्ट्रक्चरलिस्ट से दैट मीनिंग लाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि अगर कि टेक्स्ट का मीनिंग ही उसके स्ट्रक्चर्स में छुपा है। देन जो बाइनरी ओपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स के लिए अलग है, और स्ट्रक्चरलिस्ट बाइनरी ओपोजिशन को बहुत अलग वे में सोचते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों अलग मूवमेंट है। रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर वर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द बाइनरी ओपोजिशन ऑफ दैट वर्ड। स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि आप तब तक किसी पर्टिकुलर वर्ड को नहीं समझ सकते जब तक आप उसको मतलब बाइनरी ओपोजिशन से नहीं समझोगे। बाइनरी ओपोजिशन का मतलब है अनइक्वल पेयर करना, जैसे डे और नाइट हो गया। तो अगर हमें मॉर्निंग मतलब हमें नाइट को जानना है तो हमें पहले मॉर्निंग को जानना पड़ेगा, और अगर हमें ठीक उसी तरह लाइफ ज़रूरी है उसके साथ साथ डेथ को भी हमें समझना पड़ेगा। सो ये स्ट्रक्चरलिस्ट जो बोलते हैं कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर वर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द बाइनरी ओपोजिशन ऑफ दैट वर्ड, कि आप एक चीज़ को पर्टिकुलर वर्ड को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसको जो है बाइनरी ओपोजिशन में रख के नहीं देखोगे। देन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट सेज दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइनरी ओपोजिशन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट का कहना है कि तुम कभी बाइनरी ओपोजिशन को समझ ही नहीं सकते। यू स्टॉप शोइंग एक्सेसिव लॉयल्टी टू एनी वन आइडिया, कि अगर हम बाइनरी ओपोजिशन से बात करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग किसी एक चीज़ पर ही फोकस कर पाएंगे, यानी एक वर्ड पर ही मतलब लॉयल्टी यानी अपना सच दिखा पाएंगे। यू स्टॉप शोइंग एक्सेसिव लॉयल्टी टू एनी वन आइडिया। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ रिच और पुअर। रिच और पुअर मैंने बोला तो हम ज़्यादा रिच पर फोकस करेंगे और जो है पुअर को इग्नोर कर देंगे। सो इसमें यही बोला है कि यू स्टॉप शोइंग एक्सेसिव लॉयल्टी टू एनी वन आइडिया। अगर हमने बाइनरी ओपोजिशन में किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो हम सिर्फ एक ही चीज़ पर, एक ही आइडिया पर हम लोग एक्सेसिव लॉयल्टी दिखा पाएंगे और दूसरे आइडिया को हम लोग इग्नोर करेंगे। When you try to understand meaning of a word by looking at its opposition, you are actually committing a crime. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि अगर हम किसी मीनिंग को समझ रहे हैं ओपोजिशन में तो हम एक तरह से क्राइम कमिट कर रहे हैं। वी गिव प्रिविलेज टू सर्टेन वर्ड्स, कि हमें जो है हर वर्ड मतलब टेक्स्ट का लिखा हुआ हर एक वर्ड ज़रूरी है, तो हमें हर वर्ड को जो है इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ड की कहीं ना कहीं अपने में इम्पॉर्टेंस है। तो वी गिव प्रिविलेज टू सर्टेन वर्ड्स ओवर द अदर वर्ड्स। बट बाइनरी ओपोजिशन से क्या होता है कि हम लोग जो है सर्टेन वर्ड्स को ही सिर्फ प्रिविलेज देते हैं और जो अदर लेस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं ओवर द अदर वर्ड्स दैट लेसर यूज। तो फिर क्या होता है कि जो लेसर वर्ड्स जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते तो क्या होता है अपने आप ही उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो चली जाती है, और ऐसा करना है मतलब हम कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं। इट गिव्स प्रिविलेज टू इनइक्वालिटी। सो ऐसे करने से क्या होगा कि सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को ज़्यादा एम्फेसिस देंगे तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो मतलब उसे जो है अवॉइड किया जाना चाहिए। एज बिकॉज गिविंग इक्वालिटी इज़ बेटर देन, बिकॉज मतलब हर चीज़ को जो है हमें इक्वालिटी देनी चाहिए, इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक सोसाइटी गिव्स इम्पोर्टेंस टू रिच,
जैसे मतलब अगर हम बाइनरी अपोजिशन में देखते हैं तो रिच और पुअर का जो क्लास डिस्टिंक्शन है उसमें जो है सोसाइटी में जो है ज़्यादा रिच लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है बजाय पुअर को। सो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो सोसाइटी गिव्स इम्पोर्टेंस टू रिच, दे शुड ऑल्सो गिव द सेम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू द पुअर। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि सोसाइटी अगर रिच को इम्पोर्टेंस देती है तो उसी तरह जो है गरीबों को भी वही मतलब उसी तरह से इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन है कि सारे ह्यूमन बींग्स हैं। Then they say that binary opposites are not true representation of reality। वो deconstructivist बोलते हैं कि बाइनरी opposition जो है वो मतलब वो रियलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। जो बाइनरी ओपोजिशन है वो कल्चर से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जो कि कल्चर जो है मतलब हमेशा मतलब उसमें डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं हर टाइम, मतलब हर टाइम सिचुएशंस में कल्चर में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो ये डीकंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना है कि बाइनरी अपोजिट्स आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, कि बाइनरी अपोजिट्स जो है वो रियलिटी को सही वे में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक कल्चर से कंस्ट्रक्टेड है और कल्चर जो है आए दिन मतलब टाइम सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। देन डार्क इज़ एसोसिएटेड टू नेगेटिव कॉनोटेशन। अगर हम किसी चीज़ को बाइनरी अपोजिशन से देखते हैं तो एग्जाम्पल एक ये भी हो सकता है कि डार्क को जो है हमेशा नेगेटिवली कोनोटेट किया जाता है एंड वाइट को जो है हमेशा पॉजिटिवली कोनोटेट किया जाता है। सो डार्क इज़ एसोसिएटेड टू नेगेटिव connotation whereas white is associated to positive connotation। Then binary opposition reveals relationship between language and power। बाइनरी ओपोजिशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक है पावर से, क्योंकि ये जो है एक सर्टेन जो इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस देती है। पॉजिटिव इज़ गिवन पावर, पॉजिटिव को जो है पावर दी जाती है बाइनरी ओपोजिशन के अंदर, जैसे रिच को पावर दी जाती है और पुअर को जो है इग्नोर किया जाता है। पॉजिटिव वर्ड्स फॉर्म हिडन रिलेशनशिप बिटवीन पावर, और पॉजिटिव वर्ड्स का कहीं ना कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप है पावर के साथ। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सेज वी टेंड टू फेवर वन टर्म आउट ऑफ द पेयर, कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का ऐसा कहना है कि हमें जो है एक टर्म को मतलब एक पेयर, अगर बाइनरी ओपोजिशन में चीज़ों को ना देख के एक टर्म को जो है पेयर करके उसे फेवर करना चाहिए। दीज अनइक्वल पेयर और बाइनरीज डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कॉल देम एज वायलेंट हायरार्कीज। वो मतलब इन बाइनरीज को बताते हैं, बाइनरीज मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, दीज अनइक्वल बाइनरी पेयर्स और बाइनरीज, ये अनइक्वल पेयर्स और बाइनरीज डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कॉल देम एज वायलेंट हायरार्कीज, कि इन बाइनरीज को जो है डीकंस्ट्रक्टिविस्ट ने बोला है कि ये जो है वो एक तरह की वायलेंट हायरार्कीज है, क्योंकि ये जो है अगर मैं आपको रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट समझाऊं, रिच और पुअर, तो रिच को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है बजाय पुअर को। सो पुअर को जो है इग्नोर किया जाता है। सो दीज अनइक्वल पेयर्स और बाइनरीज डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कॉल देम एज वायलेंट हायरार्कीज, इससे वायलेंट हायरार्कीज क्रिएट होती है। दे आर फोर्स्ड, दे आर फोर्स सिचुएशन, ये जो है ये फोर्स सिचुएशन है इन विच वन टर्म और पर्सन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने जो है अनइक्वल पेयर्स और बाइनरीज को, डीकंस्ट्रक्टिविस्ट ने जो है ग्रुप के राइटर्स हैं उन्होंने बाइनरीज को क्रिटिसाइज़ किया है और बताया है कि ये जो है वायलेंट हायरार्कीज़ है, क्योंकि इसमें जो है जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ रिच और पुअर, तो जो है
रिच को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है बजाय के पुअर को। सो ये एक तरह क्या है, वॉयलेंट हायरार्कीज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देती है। और इन्होंने बताया है कि जो दे आर फोर्स सिचुएशन, कि ये जो है फोर्स सिचुएशन है इन विच वन टर्म और वन पर्सन इज़ ऑटोमेटिकली डाउनग्रेडेड। कि मतलब ये जो है ये फोर्स सिचुएशन है, ये जो बाइनरीज है ये एक तरह की फोर्स सिचुएशन है जो कि कल्चर ने कंस्ट्रक्ट कर दी है, जिसमें एक टर्म को जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, एक टर्म को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है बजाय, और दूसरे जो टर्म है उसको डाउनग्रेड किया जाता है विदाउट एनी रीज़न। वी गिव वन टर्म मोर फेवर, ऐसा डीकंस्ट्रक्शनिस्ट का कहना है। देन मैं बताना चाहूँगी डीकंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं देयर इज़ नो सेंटर, कि कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं है। दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ नो सेंटर। स्ट्रक्चरलिस्ट थिंक दैट सेंटर इज़ रेगुलेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिस्ट का सोचना है कि जो सेंटर है वो रेगुलेट करता है और उसी के बेसिस पे जो है, सेंटर के बेसिस पे जो है स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज होता है। एनीथिंग विच इज़ नियर द सेंटर, एनीथिंग जो सेंटर के पास है वो गुड है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट, और एनीथिंग विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर इज़ बैड, और जो सेंटर से दूर है वो जो है बैड। सेंटर का मतलब ये मतलब कोई सेंटर का मतलब इसमें ये दिया गया है कि जो भी मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट सोचते हैं कि द थिंग दैट सेंटर इज़ रेगुलेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर, एनीथिंग विच इज़ नियर द सेंटर इज़ गुड, कि कोई भी चीज़ जो सेंटर के बीच में है वो अच्छी है। सेंटर मतलब वो हो गया कि एक अच्छा आइडिया, इम्पॉर्टेंट आइडिया, अगर कुछ भी चीज़ मतलब कोई भी टेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो जो है एक अच्छा टेक्स्ट है। और एनीथिंग विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर इज़ बैड, कि कोई भी मतलब आइडिया जो कि इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता वो बैड है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट, ऐसा स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है। द टर्म विच इज़ इन द सेंटर इज़ गिवन मोर वैल्यू। जो टर्म यानी कि इस टर्म का मतलब है कि इम्पॉर्टेंट आइडिया विच इज़ इन द सेंटर इज़ गिवन मोर वैल्यू देन अवे फ्रॉम द सेंटर, कि जो टर्म जो सेंटर में है यानी जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बजाय कि चीज़ें जो लेस सेंटर यानी लेस इम्पॉर्टेंट है। ऐसा स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि क्लोज़र इट इज़ टू सेंटर बेटर इट इज़, कि जितना क्लोज जो टेक्स्ट है सेंटर में होगा बेटर, उतना ही बेटर जो है टेक्स्ट फॉर्म होगा। विदाउट सेंटर नो स्ट्रक्चर इज़ देयर, कि बिना सेंटर के कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। गाइस इसमें सेंटर जो है सेंटर जो बोला गया है वो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया को बोला गया है, कि कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आइडिया या फिर इम्पॉर्टेंस होल्ड करती है तो उसे जो है गुड बताया गया है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनिस्ट। देन बाइनरी ओपोजिशन इज़ अ बैड थिंग। वो कंस्ट्रक्शनिस्ट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि ये जो बाइनरी ओपोजिशन है ये बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बाइनरी ओपोजिशन वी आर नॉट अंडरस्टैंड टर्म्स, कि इसकी वजह से जो है हम टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बाइनरी ओपोजिशन की वजह से हम टर्म्स को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जो है एक वर्ड को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और दूसरे वर्ड को जो है हम डाउनग्रेड करते हैं। सो देर इज़ नो सेंटर अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि कोई भी सेंटर नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि टेक्स्ट में कभी कभार क्या होता है, टेक्स्ट को जो है
मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना के जो है ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि त्रिस्तम शैंडी है, मतलब उसमें इतने सारे डाइग्रेशंस हैं कि हम लोग मतलब कोई कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर ही नहीं है। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो यही चीज़ बता रहे हैं कि हम टेक्स्ट में देखते हैं कि उन्हें जो है टेक्स्ट को जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। इससे क्या होता है, फ्लो टूटता है कंसंट्रेशन का। हाउ द टेक्स्ट डिफीटिंग द एम एंड द पर्पस, कि अगर टेक्स्ट को ब्रेक किया जाएगा तो ना तो मतलब प्रॉपरली उस टेक्स्ट का जो एम है और उसका पर्पस है वो कोई समझ ही नहीं पाएगा। सो हाउ द राइटर इज़, और पता है मतलब त्रिस्तम शैंडी जैसे टेक्स्ट में हम लोग ये देख सकते हैं कि राइटर जो है किस तरह से अपनी ही आर्ग्यूमेंट्स देकर चीज़ों को जो है रिवर्स कर रहा है। तो इट रिवर्सेस हायरार्कीज। और ऐसे टेक्स्ट में क्या होता है कि देयर इज़ एंडलेस प्ले ऑफ लैंग्वेज, कि सिर्फ और सिर्फ मतलब लैंग्वेज जो है खेलती है। एंड टेक्स्ट इन द व्यू ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो सोचते हैं कि जो इस टाइप के टेक्स्ट होते हैं जिसमें जो है टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, इस तरह के टेक्स्ट में जो है लैंग्वेज जो है प्ले करती है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि देयर इज़ एंडलेस प्ले ऑफ लैंग्वेज एंड टेक्स्ट इन द व्यू ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। देयर इज़ अनरिलायबिलिटी ऑफ मीनिंग। अनरिलायबिलिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है कि कोई भी मतलब फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। अनरिलायबिलिटी ऑफ मीनिंग मतलब नो फिक्स्ड मीनिंग, नो फिक्स्ड मीनिंग। कि मीनिंग ही कोई फिक्स नहीं है। नो फिक्स मीनिंग इज़ देयर, यू कैन नॉट गेट अप टू मेन मीनिंग, कि हम जो है मेन मीनिंग तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे मीनिंग है, एक ही वर्ड के इतने सारे मीनिंग है कि हम लोग कभी प्रॉपर फिक्स मीनिंग तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, ऐसा डीकंस्ट्रक्टिविस्ट का बोलना है। Then binary opposition is a false concept. According to post-structuralists, binary opposition is a false construct, क्योंकि it downgrades certain words, क्योंकि ये जो है certain words को जो है डाउनग्रेड कर देता है, उनकी जो है इम्पोर्टेंस को घटा देता है, और विदाउट एनी वैलिड रीज़न, विदाउट कोई वैलिडिटी के। सो यहीं पे ये लेक्चर एंड होता है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।